Hello class 10 students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology educator. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6 के क्या वेरी शॉर्ट आंसर्स. ओके तो ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, ये आपको 1 मार्क 2 मार्क्स या फिर MCQs के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन में ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है और इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है. तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होता है सेरिबेलम. ओके वैसे तो पूरा की पूरा ब्रेन ही इंपॉर्टेंट होता है. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके मोस्ट प्रोमिनेंट क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि ज़्यादातर फंक्शन सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है. क्वेश्चन 2, नेम द टेस्ट रिसेप्टर एंड स्मेल रिसेप्टर इन ह्यूमन बींग्स. अब हमें बताना है कि टेस्ट रिसेप्टर्स कौन से होते हैं और स्मेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो खुशबू हम लेते हैं, उसके लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं. तो टेस्ट के लिए तो होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स. ओके गस्टेटरी. और स्मेल के लिए होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं उसको रिसीव करते हैं. ओके write A and B in the given flow chart of neuron through which the information travels as an electrical impulses. अब यहाँ पे A और B दिया है और हमको उनका नाम देना है. ये फ्लो चार्ट दिया है कैसे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैसे ट्रांसमिट होती हैं वो हमें बताना है. ठीक है तो सबसे पहले रिसीव कौन करता है, उनको डेंड्राइट्स कहते हैं. डेंड्राइट्स के बाद जो इम्पल्सेस हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं सेल बॉडी में. ओके तो ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए सेल बॉडी. फिर सेल बॉडी के बाद जो इम्पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं बी पार्ट होता है एक्सॉन, जो लॉन्ग फाइब्रस ब्रांच होती है नर्व सेल की. ओके फिर एक्सॉन से जाते हैं वो एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन, जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं या नर्व एंडिंग भी बोलते हैं. ओके तो हम इसका आंसर देख लेते हैं. गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट प्रेजेंट द टेस्ट बड्स on tongue and olfactory receptors are the receptors for smell present in nasal chambers. ओके नाक से हम खुशबू लेते हैं, टंग से हम टेस्ट लेते हैं, तो ये रिसेप्टर्स भी कहाँ प्रेजेंट हो रहेंगे, टंग में प्रेजेंट होंगे और हमारे नोज में प्रेजेंट होंगे. ओके बी का तो आंसर ही नहीं दिया है बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है. क्या होता है कि डेंड्राइट्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल बॉडी में जाते हैं. सेल बॉडी से कहाँ आते हैं, एक्सॉन, और फिर एक्सॉन के बाद आते हैं वो एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ. अब हमें ये बताना है कि प्लांट हार्मोन में ऐसे हार्मोन का नाम जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं. ठीक है प्लांट हार्मोन्स दो में डिवाइडेड हैं, क्या, ग्रोथ इनहिबिटर एंड ग्रोथ प्रमोटर्स. ओके तो ग्रोथ प्रमोटर्स में हमने काफ़ी सारे पढ़े हैं, साइटोकाइनिन पढ़े हैं, ऑक्सिन पढ़े हैं, जिबरेलिन्स पढ़े हैं. तो आप इनमें से कोई भी आंसर मार्क कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. तो एक ही हमें एग्जाम्पल देना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सिन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स क्या है, प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं. ये केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में. ओके द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन प्लांट्स विच हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, इट्स टिश्यू एंड अदर पार्ट्स. ओके तो प्लांट हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट खुद बनाते हैं और उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं. ये हार्मोन्स ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. किसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे, ऑब्वियसली प्लांट्स की, प्लांट टिश्यूज की और प्लांट्स के पार्ट्स की. ओके तो क्या होते हैं ये हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं उनको, और केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं जो वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. ओके क्वेश्चन 5, नेम 2 tissues that provide control and coordination in multicellular organism. हमें ऐसे 2 टिश्यूज के बारे में बताना है
जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दो टर्म्स दिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम सुनते तो आ रहे हैं बट ये दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना, ठीक है, कब कौन सी कैसी होनी चाहिए वो कंट्रोल करना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके साथ में काम करना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी सांस ले रही हूँ तो खाना नहीं खा सकती, मैं अभी बोल रही हूँ तो सांस लेना बंद कर दूंगी, तुम पहले बोल लो, ऐसा तो नहीं होगा। मैं बोलूँगी भी, सांस भी लूँगी, और जो हम मेरी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं वो होते ही रहेंगे। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। ओके, तो हमें ऐसे दो टिश्यूज़ के नाम बताने हैं। तो पहली बात तो आपको आएगी समझ में, एक तो एंडोक्राइन हो गया, राइट, सेकेंड वन इज नर्वस हो गया, नर्वस टिश्यू, एंड थर्ड वन इज मस्क्यूलर टिश्यू। ओके, इन तीनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, और अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा तो आप इन तीनों में से मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो हार्मोन से रिलेटेड है, राइट, केमिकल मैसेंजर्स। नर्वस टिश्यूज तो आपको पता ही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है जो पूरा ही कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को। और मस्कुलर टिश्यूज बनता है मसल से, कि हम चल पा रहे हैं, हमारा हाथ हम मूव कर पा रहे हैं, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, मस्कुलर टिश्यूज। ओके, तो आप इनमें से कोई भी दो आंसर्स लिख सकते हो, एंडोक्राइन टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, next question. Name the hormone, the secretion of which is responsible for dramatic change in appearance in girls and boys when they approach 10 to 12 years of age. जब भी इसमें ये पूछा गया है कि जब भी बच्चे 10 से 12, बच्चे ही हैं आप, 10 से 12 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनमें हमें बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनकी बॉडी डेवलपमेंट शो करती है, ग्रोथ शो करते हैं। तो ये जो एकदम से ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं वो कौन से हार्मोन्स के कारण होते हैं, वो हमें बताना है, राइट, कौन से हार्मोन के सिक्रीशन के कारण होते हैं, ठीक है। तो जो गर्ल्स होती हैं उनमें कौन सा हार्मोन वर्क करता है, उनमें होता है ईस्ट्रोजन। ओके, वहीं जो बॉयज होते हैं उनमें होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स जो हैं, बॉयज में टेस्टोस्टेरॉन और गर्ल्स में ईस्ट्रोजन। ओके, तो ये हेल्प करते हैं किसमें, ड्रामेटिक चेंजेस में, जो भी सेकेंडरी चेंजेस आते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, उनके लिए यही दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, कौन रिलीज करता है इनको, टेस्टिस रिलीज करते हैं, और ईस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम ओवरीज इन फीमेल्स। ओके, ओवरीज जो हैं वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह रिलीज करती हैं। यहाँ पे आप स्पेलिंग देख रहे होगे कि ई से स्टार्ट होती है और मैंने ओ से लिखा था, तो हम दोनों लिख सकते हैं, हमारे मार्क्स नहीं घटेंगे। ओके, क्वेश्चन 7, नेम द हार्मोन दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड, नेम द ग्लैंड्स दैट सेक्रेट्स इट। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि हमको ऐसा हार्मोन का नाम बताना है जो हमारा ब्लड शुगर लेवल चेक करता है, ठीक है, हमारे शुगर को कंट्रोल में रखता है, ऐसे हार्मोन का नाम बताना है। और ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, कौन रिलीज करता है, वो भी हमें बताना है, ग्लैंड्स दैट सिक्रीट्स इट। ओके, तो कौन सा हार्मोन होता है ये, पहली बात तो ये होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल चेक करता है, उसको कंट्रोल में रखता है। इसको कौन सिक्रीट करते हैं, इनको सिक्रीट करते हैं पेनक्रियास। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है, इसकी बात हमने हमारे डिटेल लेक्चर में करी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस तो पहली बात हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन को ना इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट तो रखना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड सेफ हमें रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, पहली बात तो ब्रेन जो होता है वो खोपड़ी के अंदर होता है। खोपड़ी मतलब जो क्रेनियम होता है, ब्रेन बोनी बॉक्स होता है, क्रेनियम होता है, उसके अंदर होता है। ओके, यहाँ पे दिया नहीं है। फिर अगर
जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जो ब्रेन है वो मस्कुलर ऑर्गन है, बट हम अगर छुएंगे तो हमें थोड़ा हार्ड सरफेस फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्कल के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है? स्कल के अंदर रखा गया है। और स्कल का भी कौन सा पार्ट? क्रेनियम वाला, ठीक है, इसी को हम बोनी बॉक्स मिलता है। अब इसके बाद आते हैं क्या? मेनिंजेस, जो 3 लेयर्स होती है मेनिंजेस की, और ये हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं ब्रेन को। ओके, फिर आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं, ठीक है। एक फ्लूइड होता है, वो कहाँ? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हमने क्या बोला है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। द 3 मेम्ब्रेन्स विच कवर द ब्रेन टू प्रोटेक्ट इट आर कॉल्ड मेनिंजेस। ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये हमारे ब्रेन को सुरक्षित, सेफ रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। अब क्या दिया है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा एक्शन होता है जो इनवॉलेंटरी होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और ये इसलिए होता है ताकि ये हमारे किसी बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को डैमेज होने से या हार्म होने से बचा सके। ओके, और ये किसके कंट्रोल में होता है? ये होता है स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में। ब्रेन के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मतलब शक्ति तो है बट टाइम नहीं है, ठीक है, क्विक एक्शन लेना है, इसलिए फिर क्या चीज आ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन, अ रिफ्लेक्स एक्शन इज डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस, मतलब जो जल्दी से हो, ऑटोमेटिक हो, खुद से हो जाए, मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई विदाउट द विल ऑफ एन एनिमल, हमारी मर्जी के बिना ये हो जाता है, तो ये क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शन है। इन सच एक्शंस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर ब्रेन होता तो हम सोच समझ के अपना हाथ हटाते। अभी तो एग्जाम्पल ये कि अगर हमारा हॉट ऑब्जेक्ट में हैंड टच हो जाता है तो हमारा हाथ तुरंत ही पुल हो जाता है, राइट? तो इसमें हमने सोचा तो है नहीं, ठीक है। अगर हम सोच समझ के हटाते, हाँ हाँ भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा और जल जाए हाथ, तो क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए ये ब्रेन इसमें एक्ट नहीं करता। कौन एक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड। All reflex actions are conveyed through the spinal cord by a path called reflex arc. और ये जो impulses कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे वर्क कर रहा है, उसका जो पाथवे है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ओके, यहाँ आपको अच्छे से पिक्चर भी दिख रही है, आप इसको देख सकते हो, आपकी बुक में भी अच्छे से दी हुई है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? हमें पता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्रेन तक, फिर ब्रेन से वो लेकर भी आते हैं, है ना। तो ये जब दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है, जहाँ पे एक न्यूरॉन एंड हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, उस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स। ओके, अ माइक्रोस्कोपिक गैप, ठीक है, between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses passes when growing from one neuron to the next is called a synapse। ये एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। ये जो न्यूरॉन है ये एंडिंग न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक। साइनेप्स के पहले वाला न्यूरॉन और साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन, ठीक है। तो ये नर्व एंडिंग है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे आपको दिखा ये एक्सॉन टर्मिनल है, राइट। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक। किस तक जाएगी? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से ये रिसीव करेंगे। ओके, और इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो क्या है? साइनेप्टिक गैप। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, name the disease by which a person is likely to suffer due to the deficiency of iodine and insulin। अब हमें बताना है कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। तो आयोडीन जो है ना वो कौन से हार्मोन सिक्रीट होने के लिए हेल्पफुल होता है, ज़रूरी होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसके सिक्रीशन के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की तो थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल्ड हो जाएंगे। ओके, थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो थायरोक्सिन रिलीज करते हैं। थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए उनको क्या चाहिए रहता है? आयोडीन। अब आयोडीन की कमी हो गई है, थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड क्या होंगे? स्वेल्ड हो जाएंगे और जिसे हम बोलते हैं गॉइटर।
क्या बोलते हैं, गॉइटर। वहीं जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, वो ब्लड शुगर लेवल को चेक करता है ना, वो कंट्रोल में रखता है शुगर लेवल। और वहीं अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन की तो शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। और आपने तो सुना ही है कि अगर शुगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, है ना। ओके, तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन गॉइटर इज कॉज्ड एंड इंसुलिन से डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन फंक्शन ईच ऑफ पॉन्स एंड सेरिबेलम। हमें बताना है पॉन्स का और सेरिबेलम का फंक्शन। ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के। जो ब्रेन है हमारा वो 3 में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये जो पॉन्स, सेरिबेलम और एक और चीज आती है मेड्यूला, ठीक है। तो ये जो मेड्यूला होता है, ये तीनों पार्ट्स किसके हैं, हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है। और सेरिबेलम क्या है, लॉन्गेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का आफ्टर सेरिब्रम। पॉन्स, पॉन्स जो है ना वो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, स्लीप अवेक साइकिल को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। पॉन्स क्या रेगुलेट करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग, कि कितनी तेज़ी से किसी इंसान को सांस लेनी चाहिए, इनहेल करना चाहिए, एक्सहेल करना चाहिए, तो वो कंट्रोल करता है पॉन्स। और ये किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिबेलम जो होता है ना वो हमारे बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है और मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग एक्सेट्रा, ठीक है। चलने फिरने में हमारी बॉडी को ये मेंटेन रखता है ताकि हम चलें फिरें, कूदें, नाचें, गाएं तो हम गिर ना जाएं। तो ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिबेलम। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, जैसे कि मैंने नाम ले ही लिया तो मैं उसके बारे में बता दूं, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को, जैसे कि वॉमिटिंग, राइट, सलाइवेशन, कफिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम फ्यू इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल बाय हाइंड ब्रेन। अभी मैंने बताया कि हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है कौन कौन से, जैसे कि मैंने बताया कफिंग, और क्या बताया था मैंने, वॉमिटिंग बताया था, राइट। इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल बाय हाइंड ब्रेन आर वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हमारा हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर भी हाइंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ओके, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन के बारे में तो पता ही है। जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उसको हम वॉलेंट्री बोलते हैं, जैसे चलना फिरना, हाथ उठाना, थप्पड़ मारना, लड़ाई करना, तो ये वॉलेंटरी एक्शन होते हैं। और इनवॉलेंट्री जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद ही करती रहती है, दैट इज इनवॉलेंट्री। ओके, क्वेश्चन 12, नेम द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल पूछा है, तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल है। नर्व सेल और न्यूरॉन एक ही बात है, दोनों सिनोनिम्स है। ओके, नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन। तो ये लार्जेस्ट सेल होता है। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्पर्म सेल स्मॉलेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स कंट्रोल रिफ्लेक्सेस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन ना हमेशा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता, ठीक है। जहां सोचने वाली बात आएगी वहां क्या आएगा, हमारा ब्रेन। हम बोलते हैं ना दिमाग से काम लेना चाहिए, तो सोच के काम करना चाहिए, तो क्या आया, ब्रेन आया। सोचने का टाइम नहीं है, क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।